हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक जो पहले उसकी कंटिन्यूटी में है, एक सदनीय द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुण एवं दोष। एक क्लास में हम पढ़ चुके हैं एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के क्या गुण हैं। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के क्या गुण हैं, क्योंकि जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण है वही एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष भी हैं। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष क्या है। मैंने आपको बता चुका हूं कि विश्व के ज्यादातर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, बाइकैमरल लेसर व्यवस्था है, और कोई तो कारण होगा कि इसके विभिन्न देशों ने ज्यादातर, हालांकि ये खर्चीली है, खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, फिर भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बना रखी है। तो उसके गुण हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम गुणों का विश्लेषण करेंगे, तर्क पर देखेंगे, परखेंगे कि क्या वो जो लॉजिक दिए गए हैं वो सही है। तो हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष पर आज चर्चा करेंगे। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के वही दोष हैं जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण हैं। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के जो गुण हैं वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष माने जाएंगे, और जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण है वो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष माने जाएंगे। इंटर वो है आपस में। तो आप रिकॉल करो वापस वो बातें जो मैंने एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के रूप में बताई है, कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के जो समर्थक होते हैं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को जो अपनाना चाहते हैं, वो अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं और उन बातों में वजन है। इस कारण उन बातों के आधार पर वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आलोचना करते हैं और नकारते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन गुणों पर जाने से पहले एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों को आप देख लीजिए, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण क्या है। जब एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण आप समझ जाएंगे तो आपको ये अच्छी तरह पता पड़ जाएगा कि वही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष भी। देखो, मैंने एक सदनात्मक व्यवस्थापिका गुण पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका वास्तविक लोकतंत्र की सूचक होती है। जनता का वास्तविक लोकतंत्र जो है उसकी सूचक एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इसके गुणता के दोषों में हम विस्तार से चर्चा कर सकें। अनावश्यक रूढ़िवादी प्रक्रियाओं को स्थान नहीं होता है एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में, क्योंकि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में जनता द्वारा जो है वो वंश परंपरागत या मनोनयन द्वारा नहीं आएंगे। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए बुजुर्ग लोगों को नहीं भेजा जाएगा। तो ये जो अनावश्यक रूढ़िवादी है उनका एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में कोई स्थान नहीं होता। अनावश्यक विलंब नहीं होता, एक सदन है तुरंत कार्रवाई होती है। अपव्यय नहीं होता है, अनावश्यक संघर्ष की आशंका नहीं होती, आपस में दोनों सदनों में गतिरोध नहीं होता। छोटे राष्ट्रों के लिए उचित है ये। तो इस प्रकार ये जो गुण हैं ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष हैं, कि इन द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को ये फायदे नहीं मिल पाते। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को इन चीजों के फायदे नहीं मिल पाते, अर्थात ये उसके दोष हैं। और आगे जो बातें आप इसमें पढ़ोगे वो इसके जो गुण जो अब आगे की बातें जो आएगी वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के जो दोष है वो निम्न प्रकार आएगी। उनके अलावा जो आप जान पाओगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष क्या है, उन बातों को जो हम पहले देख चुके। उसके अलावा चयन की विधि विवादास्पद है। विवादास्पद लिख दिया, विवादास्पद है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को पढ़ते टाइम मैंने आपको अच्छी तरह बताया, समझाया कि द्वितीय सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होता, प्रथम सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो जो वो आएंगे या तो मनोनयन द्वारा आते हैं, जैसे भारत में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई बार ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं जो उस राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ही नहीं लेते हैं। वो इतने बिजी होते हैं कि वो उसमें आना उचित नहीं समझते हैं, और या मतलब पक्षपातपूर्ण ढंग से उनका मनोनयन हो जाता है, या फिर वंशानुगत भी आते हैं इंग्लैंड जैसे देश में। तो जो उनके जो आते हैं वो चयन की विधि है वो विवादास्पद है। लॉर्ड सभा में वंशानुगत आते हैं तो वो तो लोकतांत्रिक पद्धति ही नहीं है, वंशानुगत है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रही है वो व्यवस्था, ठीक है। मनोनयन होगा तो सत्ताधीन दल पक्षपात करेगा, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है भारत में कि जो नेता लोकसभा में पराजित हो गया लोकसभा के चुनाव में, लेकिन सरकार उसको राज्यसभा में भेज देती है। राज्यसभा में राज्यों के द्वारा निर्वाचित करवाकर बुला लिया जाता है। तो ये जो चयन की विधि विवादास्पद है, ये इसकी आलोचना होती है द्विसदनीय व्यवस्थापिका की। दूसरी इसकी आलोचना होती है दूसरा सदन कमजोर एवं कार्य में बाधा डालता है। जनरली क्या होता है, जब दो सदन होते हैं तो विश्व के ज्यादातर देशों में दोनों सदनों को बराबर की शक्तियां नहीं मिली हुई होती है। जैसे भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें तो राज्यसभा को वो शक्तियां मिली हुई नहीं है जो लोकसभा को मिली हुई है। स्पेशल रूप से वित्तीय मामलों में, वित्तीय क्षेत्र में, बजट को लेकर लोकसभा सर्वोपरि है। लोकसभा द्वारा जो पारित हो गया
वो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया, राज्यसभा या तो उसको स्वीकार कर ले या कोई संशोधन करना है तो उससे रिक्वेस्ट करे लोकसभा से। लोकसभा चाहे तो उन रिक्वेस्ट को, संशोधनों को स्वीकार करे या नहीं करे, फ्री है, या अस्वीकार करके अपने द्वारा जो, मतलब कुल मिला के बात यह है कि लोकसभा सर्वोपरि है भारत में। तो ये जो अंतर है शक्तियों का, दूसरा सदन जनरली कमजोर और अपने आप को हीन समझने लग जाता है और वो कार्य में बाधा डालता रहता है, दुविधा उत्पन्न करता है। वो जनरली महत्व कम होने के कारण वो हीन समझ के कार्य में बाधा डालता रहता है। इस प्रकार दूसरा सदन कमजोर कार्य में बाधा डालता है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का दोष है। अगला है विचार एवं दृष्टिकोण में संकीर्णता, ये आलोचना की जाती है। दूसरा सदन जो है वो किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है जनरली, दूसरे सदन के सदस्य, इस कारण वो विचारों में और दृष्टिकोण में उनमें संकीर्णता रहती है। अगला अलोकतांत्रिक है। ये अलोकतांत्रिक इसको इस बेस पे कहते हैं क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होते, जनता उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। जनता डायरेक्ट सेकंड सदन जो है, उच्च सदन सॉरी अपर हाउस है, उसके सदस्यों को जनता नहीं चुनती है, या तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनेंगे जैसे भारत में चुनते हैं। जनता के चुने हुए राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा को सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ब्रिटेन में तो वंशानुगत आते हैं। तो ये जो तरीका है इनका वो अलोकतांत्रिक है। अनावश्यक देरी इसलिए होती है कि एक ही कई बार दोनों आपस में एक संविधान संशोधन करना हो, बहुत महत्वपूर्ण विधान बनाना हो, तो वो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। जब ये व्यवस्था है तो देरी तो होगी जब दोनों सदन अलग अलग होंगे तो, ठीक है। और अगली बात जो है वो वित्त का अपव्यय। वित्त जो नामक जो है चीज, धन, वो आपको अच्छी तरह पता है कि व्यवस्थापिका के सदस्यों को वेतन मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे, सफ्तर चलेगा तो उसका उनको भत्ता मिलता है, घर मिलता है रहने को, अन्य बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती है। इससे वित्त का क्या होता है, अपव्यय होता है, दुरुपयोग होता है। जब उनकी इतनी उपयोगिता ही नहीं है तो देश की जनता का पैसा क्यों उन पे खर्च किया जाए, ये माना जाता है। तो ये द्विसदनीय व्यवस्थापिका के प्रमुख दोष बताए जाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी दोष हैं जो प्रमुख हैं, जो हम मान रहे हैं, जो इसकी व्यवस्थापिका के जो दोष बताए जाते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के, वो ये है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के प्रमुख दोष आपकी स्लाइड में है। दूसरा सदन अनावश्यक है। इसके आलोचक कहते हैं कि दूसरे सदन की आवश्यकता ही नहीं है, इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है उसकी, क्योंकि लोकतंत्र में यह माना जाता है कि जनता की इच्छा का है उसी का सम्मान होना चाहिए। विद्वान ये कहते हैं कि जनता की इच्छा का विभाजन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि जनता की इच्छा का एक सदन दूसरी बात रखे, दूसरा सदन, ये तो हो ही नहीं सकता कि एक ही व्यक्तियों के एक सदन में दो अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं और जनता की इच्छा का विभाजन नहीं किया जा सकता। उसकी अभिव्यक्ति एक ही सदन से हो सकती है। एब्सेसीज की बात मैं आपको पहले ही बता चुका कि विधि जनता की इच्छा है, जनता की एक ही विषय पर एक ही समय दो विभिन्न इच्छाएं नहीं हो सकती। अतः जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विधि निर्वाचित संस्था भी अनावश्यक रूप से एक होनी चाहिए। जहां दो सदन होंगे वहां विरोध तथा विभाजन अवश्यंभावी होगा और निष्क्रियता के कारण लोक इच्छा निष्प्राण हो जाएगी। इस प्रकार दूसरा सदन अनावश्यक है, जनता की इच्छा का विभाजन नहीं किया जा सकता। अगली इसकी आलोचना है गतिरोध की संभावना। देखो, विभिन्न मुद्दों को लेकर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है तो संविधान में व्यवस्था की गई है कि दोनों सदनों द्वारा कोई चीज पारित होनी चाहिए। वित्त विधेयकों को छोड़कर भारतीय संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न विशेषताएं, विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। यदि प्रथम सदन और द्वितीय सदन दोनों सदनों को सहमत होना है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है ना दूसरे सदन की, और असहमत होता है तो गतिरोध उत्पन्न होता है। अगर दोनों में सहमत है तो आवश्यकता नहीं है, ऐसा गतिरोध होगा द्वितीय सदन हुआ तो ये गतिरोध की जो संभावना बनी रहती है आपस में, उससे कई बार नेशनल इंपॉर्टेंसी के कई मुद्दे जो सरकार पारित करना, मतलब व्यवस्थापिका पारित करना चाहती है, जनता की इच्छा से, जनता के हितों से संबंधित होते हैं, पारित नहीं हो पाते हैं गतिरोध के कारण। गतिरोध अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। यदि दूसरा सदन पहले सदन का विरोध करता है तो मैंने कहा था ना किसकी, एबेसीज की, दूसरा और यदि सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। प्रोफेसर लास्की कहते हैं यदि पहले सदन के साथ दूसरा सदन निर्वाचित हो तो केवल, अच्छा पहला सदन दूसरा सदन अगर दोनों निर्वाचित होंगे तो पुनरावृत्ति है उसकी, और अगर अलग गठन किया जाता है तो नीति निर्माण में बाधक होगा। अर्थात गतिरोध, मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो सदन हैं तो दोनों सदनों के द्वारा विधान पारित करते समय गतिरोध की संभावना बनी रहती है। जरूरी नहीं कि एक सदन दूसरे सदन से सहमत हो। अगली आलोचना जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की है वो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं। इसके पक्ष में तर्क ये दिया गया था द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है वो फेडरल सिस्टम के लिए आवश्यक है। दो प्रकार की जहां सरकारी होती है, संघीय सरकार और प्रांतीय सरकार, वहां आवश्यक है। आपको तर्क देते टाइम मैंने पिछली क्लास में बताया था
कि राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि आवश्यक नहीं है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के लिए, मतलब संघात्मक व्यवस्था के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। वो ये कहते हैं कि जो संघ शासन में घटक इकाइयां जो होती है, प्रांतीय इकाइयां, जैसे भारत के संदर्भ में देखें विभिन्न जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उन और अल्पसंख्यक के अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए द्वितीय सदन की अपेक्षा कुछ ऐसे संविधान में वैधानिक संरक्षण है और स्वतंत्र न्यायपालिका है जो उनके हितों की रक्षा करेगी। क्या जरूरत है दूसरे सदन की? आलोचक ये कहते हैं कि वैधानिक संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण एवं स्वतंत्र न्यायपालिका अपने आप में द्वितीय सदन के हितों की रक्षा करती है, राज्यों की, प्रांतों के हितों की रक्षा करती है, विशिष्ट वर्गों की और प्रांतों की। इस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। अगली जो इसकी वो होती है दोष बताया जाता होता है विवेकपूर्ण पुनर्विचार का तर्क जो दिया जाता है वो व्यर्थ है। आपको द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के जो 2 गुण बताते टाइम बताया गया था कि इसके कारण विवेकपूर्ण पुनर्विचार संभव होता है विधान पर। अगर एक सदन ने जल्दबाजी में कुछ पारित किया तो दूसरा सदन उस पर विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण विचार करके उसको पारित करता है, तो ये जो तर्क है ये भी व्यर्थ बताते हैं विद्वान लोग। वो कहते हैं कि जल्दबाजी में द्वितीय सदन द्वारा जो रोक लगाने की बात है वो व्यर्थ है। सच्ची रुकावट तो जनता की इच्छा और जागरूकता, सरकार की सतर्कता पर निर्भर करती है। जनता कितनी जागरूक है, सरकार कितनी सतर्क है, इस पर निर्भर करेगा किसी एक्ट के बारे में, किसी विधान के बारे में। सरकार और जनता कितनी जागरूक है इस पर निर्भर करेगा। द्वितीय सदन की आवश्यकता नहीं है, आलोचक ये कहते हैं। विधेयकों को पारित करने, कानून बनाने की व्यवस्था इतनी जटिल बन गई है और उसमें इतने अधिक समय लग जाता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय सदन दोबारा उस पर विचार करे और तब ये पारित हो। इस प्रकार विभिन्न विद्वान व्यवस्थापिका के, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष बताते हैं, और ये दोष वही हैं जनरली, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण है। इनके आधार पर आलोचक कहते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका की आवश्यकता नहीं है, वो इसकी आलोचना करते हैं। इनके बाद जब हम देखेंगे तो हम आपके निष्कर्ष में आएंगे कि एक्चुअल में निष्कर्ष भी तो जानना जरूरी है। हमने एक सदनात्मक व्यवस्थापिका पढ़ ली, एक सदनात्मक व्यवस्था के गुण पढ़ लिए, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष देख लिए, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण पढ़ लिए, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष पढ़ लिए। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? देखो, द्विसदनात्मक, विश्व के अधिकतर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, ज्यादातर में। कुछ इसकी उपयोगिता है, इस कारण ये बने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता कम हो रही है। भारत में भी अपर हाउस को समाप्त करने की कभी कभी मांग उठती है कि राज्यसभा की आवश्यकता नहीं है। दिन प्रतिदिन आंदोलन उठ रहे हैं द्वितीय सदन को खत्म करने के लिए। आज का जो टाइम, आज का जो लोग हैं ज्यादातर द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में नहीं है, वो आलोचना करते हैं इसके। तो ये जो बातें हैं, दूसरी बात यह कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में एक जो अपर हाउस है उसको तो शक्तियां गौण है, भारत के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां गौण है बजाय लोकसभा के। तो ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में जनता के पैसों का अपव्यय क्यों किया जा रहा है, दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? आलोचक कह रहे हैं तो उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए द्वितीय सदन को। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद ये कहा जा सकता है निष्कर्ष के रूप में कि द्विसदनीय व्यवस्था में गुण अधिक है दोष के बजाय। कुछ फायदे हैं इसके, फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि दोष ही दोष बताए जा रहे हैं तो वही है। यह सच है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन की, उस सदन की शक्तियां घट गई है, परंतु अभी भी यह धारणा बनी हुई है, समाप्त नहीं हुई यह धारणा। यह बनी हुई है धारणा कि प्रथम सदन की निरंकुशता के विरुद्ध एक सदन जो प्रथम सदन है, जिसको हम बोलेंगे लोअर हाउस, उसकी निरंकुशता के विरुद्ध एवं संरक्षण के रूप में द्वितीय सदन अपरिहार्य है, जरूरी है। अब आप पिछली 3 क्लासों में अच्छी तरह समझ गए हैं कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या है, एक सदनात्मक व्यवस्था के क्या गुण है, क्या दोष है, द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या गुण है, क्या दोष है। ये जानने के बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत में व्यवस्थापिका कैसी है, भारत में व्यवस्थापिका का निर्वाचन कैसे होता है। ये आपको जानना है अगली क्लास में।